Now today we start our new topic and very important topic, solution of the system of linear equation using matrix method, है ना। ये मेथड हमारा 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में, इसका 6 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में रहता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम सीखेंगे क्या, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशंस से मीनिंग क्या है, देखो, इफ ए ऐसे लिखिएगा a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, है ना। इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस का सिस्टम है। इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशन ली हैं। 3 वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड अननोन क्वांटिटीज, और उनकी कितनी इक्वेशंस हमारे पास, 3 इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प यूज करेंगे इसमें हम, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड भी कह देते हैं। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां पे इन इक्वेशंस की हेल्प से जो हमें 3 इक्वेशंस या 2 इक्वेशंस, ये 2x2 के लिए भी हो सकता है और 3x3 के लिए, तो मैंने 3x3 का लिया आपके लिए कंसेप्ट, तो 2x2 का इसमें कवर हो सकता है इजीली। तो अगर इनको हमें बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान से देखें, हियर कैपिटल ए, ठीक है, इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। कैपिटल ए इज स्टैंड फॉर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट यानी एक्स वाई जेड के। तो देखो, पहली इक्वेशन a1 b1 c1, फिर दूसरी इक्वेशन a2 b2 c2, फिर तीसरी इक्वेशन a3 b3 c3। तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर एक हमारे पास होती है कैपिटल एक्स, इसको हम कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, और वेरिएबल हमारे पास है 3 एक्स वाई जेड। और फिर एक हमारे पास होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो इक्वल टू के राइट साइड में नंबर्स होते हैं हमारे पास, यानी d1 d2 एंड d3। तो ये हमारे पास होती है। तो हम इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। देखो ध्यान से, अगर मैं a मैट्रिक्स की x से मल्टीप्लीकेशन करूं, ऑर्डर चेक करो, इसका 3/3, इसमें 3 इंटू 1 और ये भी 3 इंटू 1। तो मैंने आपसे कहा a इंटू एक्स करो, तो a मैट्रिक्स कॉलम कितने हैं, 3, और b मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 3। पहली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर है, तो प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब करके देखते हैं, रो की कॉलम से a1x प्लस b1y प्लस c1z, ऐसे तो करते हैं, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई। तो देखो पहली इक्वेशन आ रही है, और इज इक्वल टू b, तो पहला नंबर कौन है, d1। ऐसे ही सेकेंड रो की फिर करो इससे x से, यानी x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कॉलम से, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ऐसी थर्ड इक्वेशन। तो ये मैट्रिक्स मेथड, यानी हमने जो मैट्रिक्स बनाई ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, कैपिटल एक्स जो होती है वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, और बी आपके पास होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया। एंड हमें जो वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं, वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बल्कि इसको ऐसे मत देखो, ये जो मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड अभी ये बताया, ये वाला, इसमें प्री मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड ए इनवर्स करो, यानी ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इंटू ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, तो एक्स ए इनवर्स बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का मेथड है, जिसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। इट मींस इनवर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, वेयर ए इनवर्स किससे ऑब्टेन करेंगे, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, ये मेथड हमने पढ़ा था। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो हमें ये फॉर्मेट इसमें अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो 3 इक्वेशंस आपको दी हुई है उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स अलग बनाओ, वेरिएबल मैट्रिक्स अलग बनाओ, कांस्टेंट मैट्रिक्स अलग बनाओ। फिर जो आपकी ए वाली मैट्रिक्स आएगी उसका सबसे पहले हमें इनवर्स ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट चेक करके हम इनवर्स ऑब्टेन करेंगे। डिटर्मिनेंट
चेक करके। अब देखो यहां पे कुछ केसेस अराइज हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि किन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे, या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में 12th क्लास में हमें रेस्ट्रिक्शंस है कि हमें सॉल्व सिर्फ वही इक्वेशन करनी है जिनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जिनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमें केसेस सारे चेक करने आने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, देखो नंबर फर्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाई ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब नंबर सेकंड, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है तो देखो, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो इस फॉर्मूले में 1/0 यानी समथिंग अपॉन जीरो, तो फिर इन्फिनिटी का केस आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो उस केस में दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, टू पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं दो सॉल्यूशंस की। क्या क्या, कौन कौन से सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, या फिर आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। तो अब वो हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्या कैलकुलेट करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लीकेशन बी से हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक। इफ दो केस हो जाते हैं यहां से, अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का जो आंसर है डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और या फिर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर भाई, जीरो भी आ सकता है इनकी मल्टीप्लिकेशन करके, यानी जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स, और डज नॉट इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, और इक्वल टू जीरो यानी नल मैट्रिक्स भी आ सकती है, और नल मैट्रिक्स नहीं भी आ सकती है। तो उस केस में अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो इसमें कहते हैं नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन नो सॉल्यूशन की होती है। और अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की इक्वल टू जीरो आती है प्रोडक्ट करके, तो उस केस का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो फर्स्ट केस था उसमें क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब एक वैल्यू x की होगी, एक वैल्यू y की होगी, एक वैल्यू z की होगी। अगर 2/2 का क्वेश्चन होगा तो उसमें दो वेरिएबल होंगे x और y, 3/3 का होगा तो x y z। तो यूनिक सॉल्यूशन में अगर 2/2 का क्वेश्चन है तो x और y की वैल्यूज निकलेंगी, और अगर 3/3 का क्वेश्चन है तो तीन वेरिएबल x y z, एक एक आंसर आ जाएगा। और ये कंडीशन हमारे पास है ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी नॉलेज नहीं होगी तो हमें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ अब हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6। तो कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, है ना। कंसिस्टेंट में दो केस होते हैं, इनफाइनाइट या यूनिक, और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास नो सॉल्यूशन कंडीशन। तो अभी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स लिखनी है, वो होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 1 2 और 2 3, है ना, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स। फिर एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, तो दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, और बी होती है फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 3। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो इसे 1 2 2 3, तो यह आएगा 3 - 4 -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक। फिर आता है हमारे पास सेकंड, इसका मैंने एक थर्ड क्वेश्चन लिया है। तो यहां पे भी सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखो, क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2 6, वेरिएबल मैट्रिक्स x y, और b हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 8। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं।
तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 1 3 2 6, तो ये आएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। तो अब यहाँ दो केस अराइज होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन उसकी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, या फिर ये नो सॉल्यूशन कंडीशन है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था क्या कैलकुलेट करते हैं हमेशा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू बी का आंसर कैलकुलेट करते हैं। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन। अगर ये आपके पास दो केस अराइज होते हैं, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 में तो हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन, और इक्वल टू 0 में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। टू केसेस अराइज। तो अब क्या है हमारा टारगेट, एडजॉइंट ऑफ ए बनाना है। तो देखो नाउ मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का 2/2 के लिए आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो। ये जो आपके पास है डायगोनल एलिमेंट्स, इनको तो इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज का मतलब 6 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, ठीक। और इनके साइन चेंज कर दो, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक मेथड हमारे पास 2/2 के लिए होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि डायरेक्ट एडजॉइंट ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स तो ये रही 6 माइनस 3 माइनस 2 1, इसकी मल्टीप्लीकेशन बी मैट्रिक्स से 5 8, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, इसका देखो 2/2 ऑर्डर है और इसका 2/1, तो पहली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो 6 5 30, फिर बीच में प्लस का साइन, 3 8 24 माइनस का पहली रो की कॉलम से हो गई, ऐसी दूसरी रो की फिर कॉलम से 2 5 10 माइनस का और प्लस का 8। तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करके आया, ये माइनस होकर 6 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये वाला केस आ गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। ये हमारे पास नो सॉल्यूशन कंडीशन आ गई। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चंस में हमें यही काम करना है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.6 का लिया है। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए मेथड क्या है। मेथड में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो 2 1 1, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, इसकी सेकंड इक्वेशन को देखो, इक्वल टू में नंबर है 3/2, तो मैं इसको सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। सेकंड इक्वेशन के लिए किया मैंने, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 था मैंने शिफ्ट कर दिया था 2, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 इक्वल टू 3। तो कोफिशिएंट लिखने में इजी रहेगा। अब आपके जो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है वो है 2 माइनस 4 माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन में देखो यहां पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसे, तो ये 0 हो गया, y का कोफिशिएंट 3 और माइनस 5। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में इक्वेशन में जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 है, इसका मतलब तो आप उसको 0 के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। x आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल 3 है x y z, और b हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट कौन कौन हो गए, एक तो 1 हो गया और सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट 3। अब 3/2 मत लेना क्योंकि हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इक्वेशन ले रखी है, ठीक है। और फिर आपका 9, ठीक है, 1 3 9, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो, 2 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 3 माइनस 5। अब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 2 के रेस्पेक्ट में ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 5 4 20, वो भी प्लस का, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 2 6, माइनस 6 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे माइनस का साइन 1, ये कॉलम खत्म रो खत्म, 2 5 10 माइनस का और माइनस 0 इंटू माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 के अबाउट, ये कॉलम खत्म रो, 3 2 6 और माइनस 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये आपके पास आ गया
26 इंटू 2 52, ठीक है, और यहां से आएगा प्लस का 10 और लास्ट में प्लस का 6, तो 52 62 और 68, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स हम इस मेथड से निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, ये होता है। तो अब हमें एडजॉइंट की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो एडजॉइंट की मैट्रिक्स बनती है कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो चलो माइनर्स निकालने शुरू करते हैं, क्योंकि माइनर्स की हेल्प से कोफैक्टर्स M11, तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो मेरे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, -4 -2 3 -5, तो ये आएगा 20 और ये प्लस का 6 26। फिर M12, यानी ये खत्म ये खत्म, तो 4 एलिमेंट मेरे पास बचे 2 -2 2 -2 0 -5, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, क्योंकि ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। फिर निकालते हैं M13, यानी कि ये खत्म 2 -4 2 -4 0 3, तो ये आएगा सॉल्व करके 6 -0 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है जो हमें आगे लगाना है। देखो फिर निकालते हैं अगला M21। M21 कैलकुलेट करेंगे तो M21 यानी इसके अबाउट ये खत्म कॉलम और ये रो खत्म, तो 1 1 1 1 3 -5। देखो इस काम को बहुत ध्यान से करना, सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी में होती है, बच्चों की जो मिस्टेक आती है सबसे ज्यादा इन काम में आती है, एडजेंट बनाते समय इसका ही मेन ध्यान रखना है। -5 -3, ये हो गया -8। M22, तो 4 के अबाउट ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 2 1 0 -5 2 1 0 -5, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 10 और -0, तो ये हो गया -10। फिर M23, इसके अबाउट ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, 2 1 0 3 2 1 0 3, तो ये 6 -0 6। फिर M31, तो 31 इसके अबाउट ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 1 1 -4 -2 -4 -2, ये आएगा -2 और ये सॉल्व करके प्लस का 4 +2। फिर M32 कॉलम ये रो खत्म, 2 1 2 -2 2 1 2 -2, तो ये हो गया -4 -2 -6। M33 इसके बाद ये खत्म 2 1 2 -4 2 1 2 -4, तो -8 -2 माइनस का 10 आ गए। अब एडजॉइंट की मैट्रिक्स क्या थी, नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये मैंने आपको लिखवाया था M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 का ट्रांसपोज। तो ये तो माइनर्स हैं, हमें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है एडजेंट की, तो कोफैक्टर बनाने के लिए इनके साइन जहां जहां ऑड है आई और जे का सम, जहां जहां ऑड है वहां पे माइनस का साइन लगा दिया मैंने। तो अब ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए तैयार हुआ फाइनली वो ये तैयार होगा, वैल्यूज रखेंगे तो M11 की वैल्यू 26, M12 की वैल्यू -10 और 12 पर एक माइनस का साइन और है तो पॉजिटिव हो जाएगा, रखती 10। M13 की वैल्यू 6, फिर M21 का आंसर -8 और खुद एक माइनस यहां पे होता है तो प्लस का 8। फिर M22 का आंसर है हमारे पास माइनस का 10। M23 का आंसर है 6 और M23 पर माइनस का साइन है तो -6। M31 2, फिर M32 -6 और 32 पर खुद एक माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और M33 माइनस का 10। इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो बन के आया
वो ये बनेगा 26 10 6 8 -10 6 8 -10 8 -10 -6 और 2 6 -10 चेक कर लो एक बार से 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 ठीक है। ये आगे ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो नाउ ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहां से देखो ए इनवर्स तैयार हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था 68 और इनटू में एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो वो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो 26 8 2 8 2 10 -10 10 -10 6 और फिर है 6 -6 -10 6 -6 -10। तो ये हमारे पास ए इनवर्स तैयार हुआ। अब हमें मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट करके देना है क्या, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो नाउ देखो ये बताया था मैंने सॉल्व करने का मेथड x इज टू ए इनवर्स इनटू बी। जब मैंने फॉर्मेशन अभी समझाई थी इक्वेशन की तो उस केस में बताया था आपको कि इससे आपका एक्स वाई जेड ऑब्टेंड होगा। ठीक, तो x आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हमने कैलकुलेट कर रखा है 1/68 इंटू 26 8 2 10 -10 6 6 -10 इंटू बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 139 ठीक है। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/68, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमें आता ही है। ठीक है, ये भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 3/1 की है। तो पहली के कॉलम रो के बराबर है तो प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है और प्रोडक्ट होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो 26 1 जा 26, फिर बीच में प्लस 8 3 जा 24 और फिर बीच में प्लस 9 2 जा 18, फिर आएगा 10 सेकंड रो की कॉलम से 10, फिर प्लस माइनस ऑफ 30 और फिर प्लस 6 9 जा 54, फिर 6 1 जा 6 प्लस 6 3 जा 18 माइनस का प्लस 10 9 जा 90 माइनस। ठीक, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/68। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 6 और 4 10 और 8 18 का 1 2 2 4 और 1 5 6 68। यहाँ पे 0 जो लास्ट में आपका इसमें से ये गया तो माइनस का 20 और ये हो गया माइनस का 20 और प्लस का 54, तो ये हो गया 34 पॉजिटिव। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 108 102 नहीं माइनस का 108 और प्लस का 6 तो बचेगा माइनस का 102। ठीक है, यहां से अगर मैं 68 को डिवाइड में लेके जाऊं अंदर तो x y z इज इक्वल टू, पहली टर्म को तो वो पूरा कैंसिल कर रहा है तो 1 टाइम्स, दूसरे को डिवाइड में लाओगे तो 1/2 और तीसरा आपके पास आ रहा है माइनस का 102/68। तो ये आपके पास आएगा सॉल्व करके 2 के टेबल से 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 1 जा और 17 3 जा 17 2 जा, तो माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। तो अगर आप सामने सामने कंपेयर करो, इस समय दो मैट्रिक्स इक्वल है सेम ऑर्डर की तो दे आर कंपेरेबल। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू माइनस का 3/2 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसे कहते हैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है आपके पास, ये है वो क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आता है। तो इस मेथड को बहुत ही केयरफुली एक बार देखना कैसे ये मैंने सॉल्व किया है, स्टेप टू स्टेप। ट्रांसपोज का ध्यान रखेंगे सब लोग, कहाँ पे हमें एडजॉइंट में रख के, अगर एडजॉइंट रख के ट्रांसपोज नहीं करते तो 100% आंसर गलत। बहुत से बच्चे वैल्यू रख देते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं कि यही आ गई मैट्रिक्स और सीधा सॉल्व करा, वहीं गड़बड़ सारी। तो स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को 1-2 बार देखो, फिर खुद प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज 4.6 में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए
दिए हुए हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।